हेलो, वेलकम टू लाइट बूम क्लासेस। तो यहाँ पे हमारे सामने हम चैप्टर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमारा चैप्टर है, उसकी थ्योरीज और रिलेटेड टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं प्रीवियस वीडियोस में ले चुका हूँ। अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लेक होते हैं, उसमें बोट होती है, एटसेट्रा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 5 मार्क्स का होता है, पूरे 5 मार्क्स कवर करता है। और इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, दो तरह की प्रॉब्लम आती है कि पहले तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम कि क्वेश्चन की जो इक्वेशंस हैं वो कैसे फ्रेम करनी है, और फिर दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक डबल चैलेंज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए हम देखते हैं कि इस डबल चैलेंज को कैसे कॉन्कर करते हैं, कैसे फियर को कॉन्कर करते हैं, कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, इक्वेशंस कैसे बनानी है। तो मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर रहा हूँ आप सबके सामने। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. तो आप ये बात ध्यान रखें कि इसने लास्ट में क्या पूछा है कि स्पीड बतानी है बोट की और स्ट्रीम की, किसमें, स्टिल वाटर में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे कि जो स्पीड है स्ट्रीम की और जो बोट की है वो स्टिल वाटर में कितनी होगी। तो मैं क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर रहा हूं कि लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि सारा डाटा हमें किस में दिया गया है, किलोमीटर और आवर में दिया गया है। तो दिस इज एक्स किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह से मैं लेट करूंगा कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हम कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन के बीच में ही मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसको मैं बॉक्स में पुट कर रहा हूँ, बॉक्स में इसलिए पुट कर रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आए, आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप इसको मेन सोल्यूशन में जब बोर्ड में करेंगे तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये अप स्ट्रीम क्या होता है, और फिर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये डाउन स्ट्रीम क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले अप स्ट्रीम देखिए होता क्या है कि जब हम लोग जैसे हम लोगों ने उसमें भी देखा है कि राफ्टिंग वगैरह जब करने जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जिस स्ट्रीम जिधर फ्लो हो रहा है उस साइड में अगर आपकी बोट जा रही है तो आपकी बोट में वो स्ट्रीम की स्पीड का फायदा होता है, उसमें वो स्ट्रीम क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। लेकिन अगर आपकी जो बोट है वो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या फिर उसकी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैं डायग्राम से यहाँ पे कोशिश करूंगा समझाने की। मान लीजिए कि ये स्ट्रीम है और ये स्ट्रीम जो है ये इस तरफ जा रही है, ठीक है। अब इस केस में मैं मान लेता हूं कि इसकी स्पीड कितनी है, वाई वाई किलोमीटर पर आवर। ये स्ट्रीम है जो इस तरफ जा रही है, मेरा एरो इस तरफ शो कर रहा है। अब उसमें मेरे पास एक बोट है, ये मेरे पास बोट है, और ये जो बोट है ये दूसरी तरफ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि जो बोट जा रही है वो जो वाटर फ्लो हो रहा है वहाँ पे स्ट्रीम फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है एक्स, तो अब क्या होगा कि इसकी जो एक्स स्पीड है उस एक्स स्पीड में से वाई स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना आगे बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है उतना ही ये स्ट्रीम इसको क्या कर रहा है, पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा है। तो इतना तो कंफर्म है कि बोट आगे जा रही है, लेकिन उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, अपनी नेचुरल स्पीड। या अगर ये वाटर स्टिल वाटर होता, जैसे कि इसने यहाँ पे वर्ड भी यूज किया है, तो उस स्टिल वाटर में जो स्पीड होती वो स्पीड इसकी ज्यादा होती, क्योंकि लेकिन अब स्ट्रीम इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसीलिए जो मेरे पास बोट है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी, बोट की जो स्पीड है वो अब अप स्ट्रीम में हो जाएगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, वट एवर यू टेक। अब उसके बाद हम चलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या है कि मैंने मान लिया कि ये अभी भी ये जो स्ट्रीम है वो अभी इधर की तरफ ही जा रहा है वाई किलोमीटर पर आवर से। लेकिन इस बार जो आपकी बोट है वो बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और उसकी स्पीड वही है एक्स। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बोट की स्पीड को जो स्ट्रीम की स्पीड है उससे फायदा मिलेगा, वो उसको और पुश करेगी अपनी स्पीड से। तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और उस केस में जो हमारी बोट है उसकी स्पीड कितनी होगी, वो होगी एक्स प्लस वाई किलोमीटर
पर आवर। तो इससे इफेक्ट आप एक बात ध्यान रखें, स्ट्रीम को नहीं पढ़ने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी गलती करते हैं कि वो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स ले लेंगे, y प्लस एक्स तो चल जाएगा, लेकिन y माइनस एक्स नहीं चलेगा, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्ट्रीम इज मोर पावरफुल, ए बोट कांट हिंडर द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम। तो फाइनली जो स्पीड पे फर्क पड़ेगा वो बोट का पड़ेगा, ये आप हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इसके अंदर कि किस तरह से अप स्ट्रीम और हमारे पास डाउन स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से रिलेटेड है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्पीड इन स्टिल वाटर मैंने ले ली है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने ले ली है। तो अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, आपको बोर्ड में डायरेक्टली लिखना है, इतना कॉन्सेप्ट समझाना नहीं है। तो बोट की जो स्पीड होगी अप स्ट्रीम के अंदर वो हमारी क्या होगी, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम है, उस डाउन स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है वो हमारी कितनी होगी, एक्स प्लस वाई, दोनों ऐड हो जाएंगी और हमारे पास जो स्पीड है वो इतनी बचेगी। अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा किसके अंदर, 10 आवर्स में। इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम होने वाला है वो क्वेश्चन फ्रेम होगा टाइम के ऊपर, क्योंकि टाइम जो है दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है, वो 10 आवर्स आ रहा है। वो अप स्ट्रीम जाए डाउन स्ट्रीम जाए, दोनों का ऐड कितना आ रहा है, 10 आवर्स। तो यहाँ पे केस वन के अंदर जो वो अप स्ट्रीम जा रहा है वो कितना जा रहा है, यूपी एस टी डॉट लिख रहा हूं मैं, 30 किलोमीटर। और यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है वो कितना जा रहा है, वो जा रहा है 44 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है बोट को, टाइम लग रहा है 10 आवर्स। तो इतना कंफर्म है यहाँ पे कि जो टाइम है किसका, अप स्ट्रीम का, उसमें अगर मैं टाइम को ऐड कर दूं डाउन स्ट्रीम के तो वो कितना हो जाएगा, 10 आवर्स हो जाएगा। ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए क्वेश्चन को फ्रेम करने का। अब हमें पता है कि जो टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साइड में कि जो हमारा टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये अपस्ट्रीम का जो टाइम होगा ये किसके इक्वल होगा, जो इसका डिस्टेंस है, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना लिया है 30 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई इसकी जो स्पीड है बोट की। अब अपस्ट्रीम के अंदर मैं बोट की स्पीड निकाल चुका हूं, वो कितनी है, एक्स माइनस वाई। और यहाँ पे मेरे पास जो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है उसका टाइम है, और वो कितना है 44 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आवर्स। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1। अब इसको ज्यादा नहीं लिखना है, बार बार शो नहीं करना है। केस टू के अंदर जो मेरे पास इसने बोला है इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अब ये जो अप स्ट्रीम में जा रहा है, ये कितना जा रहा है अप स्ट्रीम में, ये जा रहा है 40 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम जो है इसके पास अब ये जा रहा है, वो कितना जा रहा है 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर। और जो टाइम ले रहा है, टोटल टाइम वो कितना ले रहा है, वो ये ले रहा है 13 आवर्स। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करूंगा, सिमिलरली 40 अप स्ट्रीम, इसके लिए जो स्पीड है वो कितनी है, एक्स माइनस वाई प्लस 55 सॉरी, दैट इज फॉर द डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया गया है और उसकी स्पीड कितनी है, एक्स प्लस वाई, एंड दैट इज टोटल इक्वल टू 13। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। अब मैंने इससे पहले की लेक्चर्स में भी आप लोगों को शो किया है कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जब भी हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो डाउन उसमें होते हैं, तो हम उन दोनों की जगह क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके थर्ड पार्ट में क्वेश्चन के एक नया वेरिएबल मान रहा हूँ, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू। नाउ जो इक्वेशन है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 30p प्लस 44q इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। और उसके बाद हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी, वो आएगी 40p प्लस 55q, और वो किसके इक्वल आ गई, वो आ गई 13 के इक्वल।
ये मेरे पास आ गया इक्वेशन 4। अब मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो P है वो 30 है, ये 40 है, Q जो है वो 44 है और ये 55 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं P के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूँ। P के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 40 एंड इक्वेशन 4 बाई 30। तो मैंने जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इनको सॉल्व करने के लिए, तो ये हो गया आ, इसमें सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको 40 और 30 से भी सॉल्व कर सकते हैं, या 4 भी ले सकते हैं और यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 कितना लिया, यहाँ पे हो गया 120p, प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया 176q इज इक्वल टू, यहाँ पे चूंकि हमने 4 से किया है तो ये कितना हो गया 40। जब हमने 3 से किया तो ये भी 120 हो गया। आप चाहे तो 40 और 30 से भी कर सकते थे, बट अननेसेसरी उससे क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन लेंथी होने लगता है। तो आपको जो भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड वहाँ पे हो उस तरह से सॉल्व कर सकता है। उसके बाद मैंने इसको किससे किया, 4 को 3 से किया, 165q इज इक्वल टू 39। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनको माइनस करने का पड़ेगा। तो मैंने इसमें लिख दिया कि मल्टीप्लाई सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड एंड यहाँ पे जो इक्वेशन है वो मैंने 5 ले ली और मैंने इसको 6 ले लिया, एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 बाई 5, इक्वेशन 5। तो जब 6 को 5 से मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं इसको डिफरेंट पेन से शो कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 120p में से 120p माइनस हो जाएगा, 176 में से 165, तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे 11q बचा, और वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1 के इक्वल होगा। तो q किसके इक्वल आ गया, 1/11 हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोग इसको वैल्यू को पुट करेंगे, और q की वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग। तो पुट करने पे हमारे पास फिर q की वैल्यू के अंदर पुट करते हैं। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, तो पुटिंग इन इक्वेशन 3 में जब मैं इसको पुट करूंगा तो इक्वेशन 3 में पुट करने पे मेरे पास आएगा 30p प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10। 11 से 4 टाइम्स ये कट हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 30p प्लस 4 इज इक्वल टू 10, और ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, 30p is equal to 6 and this p will be equal to 6/30 is equal to 1/5। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं जो कि हमने p और q की ली थी। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमने जो यहाँ पे लिया था वो यहाँ पे लिया था p किसके इक्वल है, 1/x माइनस वाई। तो यहाँ पे हम इसको जब लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं p किसके इक्वल है, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास 6 इक्वेशंस हो चुके हैं, तो इक्वेशन नंबर 7। उसी तरह से हम लोग q के लिए लिख सकते हैं। सो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास q की वैल्यू थी 1/11, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 11 के। इक्वेशन नंबर 8, एडिंग बोथ, दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे हम देखेंगे कि यहाँ से y से क्या कट हो जाएगा, y से हमारा y कट हो जाएगा, तो आएगा 2x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 8। हमारे पास 8 आ गया। अब उसके बाद हमने किसको पुट किया, हमने पुट किया इसके अंदर पुटिंग इन इक्वेशन 7 के अंदर जब हम इसको पुट करेंगे तो x की वैल्यू 8 है, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और ये हमारे पास जो यहाँ पे y है 8 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। 5 को मैं इधर लेके आ गया हूँ और y को मैं इधर लेके गया हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब कि क्या लिया था हमने, क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट स्पीड ये लिखना बहुत जरूरी है। बोट स्पीड हमारे पास कितनी आ गई है, हमारे पास x है और स्ट्रीम की स्पीड y है। तो बोट की स्पीड हमने x कितनी निकाली है, वो निकाली है 8 किलोमीटर पर आवर। हम फाइनल आंसर लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे कि स्ट्रीम की जो स्पीड है
वो कितनी आई है, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आई है 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे पर आवर के लिए इस तरह से हम लोग लिख देंगे इसको। तो यहाँ पे हमारे फाइनल आंसर आ चुके हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से ये क्वेश्चन अपने आप में एक लेंथी क्वेश्चन है। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फाइनली यहाँ पे हम बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड को निकाल लेंगे। तो देखा हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो एक थोरो नॉलेज होनी, एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बात मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम्स से पहले आप लोग जो प्रैक्टिस करें वो इक्वेशंस को या क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में अपने करवाया है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ही जो वर्ड प्रॉब्लम्स में जो इक्वेशंस बनती हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है, तभी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट से यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, 2 चैलेंज की मैंने बात की थी। पहला चैलेंज कि यहाँ पे क्या होता है कि आप इक्वेशन ही सही नहीं बना पाते हैं, और इक्वेशन सही नहीं बना पाते हैं तो उस वजह से क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाता है, फिर आप कुछ भी आंसर निकालिए वो गलत है। उसके बाद अगर इक्वेशन सही बन गई तो कुछ लोग कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो उनकी कैलकुलेशन में गलती होने की वजह से फाइनल आंसर गलत आ जाता है। तो इन 12 चैलेंजेस को आप लोग पार करें, बहुत आसान है इसको करना, बस प्रैक्टिस चाहिए। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एक वर्ड प्रॉब्लम और लेने जा रहा हूँ।